ये टैक्स स्लैब हम दिखा दें अभी थोड़ा सा। तब तक मनोज मौर्य जी आप कृषि एक्सपर्ट हैं, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। देखिए कृषि के लिए यहाँ पर है, लेकिन बहुत कुछ खास नहीं दिख रहा किसानों के लिए, अगर आप कह सके। और जो टिकैत साहब बात उठा रहे थे, देखिए भाई आप डिजिटल कर दीजिए, हम गन्ना लेकर जाते हैं तो गन्ना की फौरन पेमेंट आ जाए खाते में, और होता ही है। आप किसी रेहड़ी पटरी वाले से भी सामान लेते, सब डिजिटल है, वो खरीदता तो उसको पेमेंट तुरंत कर देता, वो करता। किसान बेचारा गेहूं लेके जाएगा तो वेट, गन्ना लेके जाएगा तो वेट, ये चीज तो वो सही उठा रहे। मनोज जी आवाज आ रही है मेरी? लगता नहीं आ रही है, लौटेंगे। सुधीर जी और आपको और क्या खास लगा इस बजट में? ये प्लीज रिपीट करें। देखिए इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सपोज हम यहाँ नोएडा में मटेरियल बना रहे हैं, और यहाँ पे जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना रही है उसको इमीडिएट अगर गुजरात में भेजना है या गुजरात का मटेरियल यहाँ पर आना है, तो जो टाइम सेविंग है और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, दोनों पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और देखिए आप एयरपोर्ट्स हैं, ये 50 एयरपोर्ट का भी इन्होंने प्लान किया हुआ है। इससे क्या है, अप्रोच बढ़ेगी। जो हमारी मार्केटिंग के लोग हैं, जो लोग जाना चाहते हैं उस एरिया में जहाँ पर उनको जाने में 1 दिन या 2 दिन का टाइम लगता था, तो एयरपोर्ट वगैरह बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखने वाली है आने वाले टाइम में। तो ये अच्छा काम है, इसको भी हम लोग सराहना करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो जैसे अफोर्डेबल जो होम्स हैं, जैसे हमारे पास जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए एक कहीं ना कहीं हम चाह रहे थे कि कुछ अफोर्डेबल होम की कोई व्यवस्था हो। गौतम बुद्ध नगर एक्चुअली ये हमारे पास यहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं, तो जहाँ पर अथॉरिटी होती है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जो योजनाएँ हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका लाभ नहीं मिलता है। और यहाँ पर आप देखिए कि हमारे जो श्रमिक बंधु हैं लाखों की संख्या में हैं, जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे उद्योगों को चलाते हैं। उनके लिए भी कुछ ऐसा अफोर्डेबल होम का होना चाहिए था प्रोविजन, जो कि इसमें नहीं दिखाई पड़ा। आज वो लोग जो रह रहे हैं, जो हमारे बीच बीच में गांव बने हुए हैं, वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो लोगों ने घर बनाए हुए हैं उतना सेफ भी शायद नहीं है, क्योंकि वो मैप वगैरह अप्रूव नहीं होते हैं। तो एक ही घर में वो रह रहे हैं, 2-2, 4-4, 5-5 फैमिलीज एक साथ रह रहे हैं वो लोग। तो वहाँ पर थोड़ा सा उनके लिए भी कुछ होना चाहिए कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, जैसे वो यमुना एक्सप्रेसवे है, ग्रेटर नोएडा है, वहाँ बीच में कोई ऐसे क्लस्टर बना जाए जहाँ पर कि एक जैसे बहुत पहले कि यहाँ पर श्रमिक कुंज नोएडा में अगर ममूरा के पास है, ऐसे 1-2 जगह और बना है, उसके बाद में इस टाइप की योजनाएं अथॉरिटी की तरफ से नहीं लाई गई हैं। तो उसका भी हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए था। एक दूसरा हम लोगों को ये समझ में आ रहा था कि ये जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हम या जो सरकारी कर्मचारी हैं, या जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों के क्या है, एक टाइम के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलती है। लेकिन जो हम एमएसएमई के लोग हैं, खासतौर से इनकी बात करेंगे, बाहर से बहुत कुछ दिखता है, लेकिन हमारे में से भी बहुत से मतलब ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बाहर से शायद ना पता हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोन और ये सब कर्जे उनके पास भी होते हैं। तो कभी कोई किसी के साथ में मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनकी पूरी फैमिली सड़क पे आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, टैक्स भरते हैं सरकार को, जो कि आर्थिक रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, एटलीस्ट किसी मिस हैपनिंग के बाद में उनकी फैमिली सर्वाइव कर सके। ये एक बड़े बिंदुओं पर आप बात कर रहे हैं। तिवारी जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, वो ठीक है, देखिए अगर हम कहें कि सरकार ने आप पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाला है, सरकार ने कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाला लोगों पर, सरकार ने थोड़ी बहुत राहत देने की कोशिश की है। आप बहुत लोग कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी बजट है, लेकिन जिस तरह ठीक है, देखिए अगर हम पाकिस्तान से अपनी तुलना करें या श्रीलंका से तुलना करें वो गलत होगा, लेकिन पड़ोसी राज्यों की जो इकोनॉमिक हालत है उससे तुलना करना जरूरी होता है। उस दौर में जब मंदी की बात आ रही है, महंगाई का दौर है, पेट्रोल डीजल महंगा, रसोई गैस है, तो ऐसी स्थिति में डिजिटल की तरफ लेकर जाना, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ा देना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, ये कह सकते हैं कि अच्छा प्रयास है इस बजट में कि आपसे लिया नहीं है सरकार ने, कुछ आपकी जेब पर बोझ नहीं डाला है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कोरोना के बाद राज्यों की भी हालत खराब हुई थी और केंद्र की भी हालत खराब हुई थी, तो लेकिन इसके बावजूद राज्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है, ये ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीएसडीपी में 3.5%, 3.5% की बढ़ोतरी की गई है।
तो डिजिटल को ले जाना, जैसे देखिए अब दुनिया, कोरोना ने एक चीज तो सिखाया है हम लोगों को कि हम ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाए जब हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम कैसे अपनी इकोनॉमी को मूव करें, अपनी शिक्षा को कैसे मूव करें। और इवन की जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा संबल प्रदान किया था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक प्रॉब्लम आई थी कि किसान अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक ले नहीं जा पा रहा था, या उसको पेमेंट कैसे होना चाहिए। तो ये इसको भी ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने डिजिटलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात शुरू की है। और कृषि निधि की स्थापना उसी तरफ, एक ऐसा जो लोग कह रहे हैं कृषि तरफ में ध्यान नहीं दिया गया। आप देखिए, कृषि में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए नए स्टार्टअप में युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यानी जो पढ़े लिखे युवा हैं वो और अन्य क्षेत्रों के में जाने के साथ साथ अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आएंगे तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उनका कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा अन्य क्षेत्रों के हिसाब से। और दूसरी चीज है कि देखिए, एक सबसे बड़ी अच्छी चीज दिख रही है कि जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता है, हमारा राजस्व प्राप्तियां बढ़ती हैं। सरकार का राजस्व अगर घाटा हमारा जो पिछली बार 4.7% था वो घट करके 3.8% का टारगेट रखा गया है, तो उसका एकमात्र कारण है कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। और जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का मतलब है कि सीधी सी बात है कि लोगों का कारोबार बढ़ा है। अगर कारोबार बढ़ रहा है तभी लोग ज्यादा राजस्व चुका रहे हैं, ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं, और तभी सरकार के खाते में ज्यादा पैसा आ रहा है। और राजकोषीय घाटा जो होता है ये सरकार के उन उधारों को व्यक्त करता है जिसके लिए सरकार जब कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है या कोई बड़े काम करती है, तो उसके लिए जो सरकार लोन लेती है वो राजकोषीय घाटा दिखाता है। राजकोषीय घाटे को भी 6.9% से घटा करके 6.4% पर लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब है कि देखिए, ये डेवलपमेंट एक तरफ, जहां अगर हम ओवरऑल पूरे विश्व की बात करें तो विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था 1.2% से ग्रो कर रही है, रशिया की अर्थव्यवस्था यूक्रेन युद्ध में उलझी हुई है, पड़ोसी देश हमारे मरी के कगार पर है। ऐसे में हम मुफ्त अनाज योजना चला रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ये एक पॉइंट है, ये एक वैलिड पॉइंट है। और जिस तरह आपने जिक्र किया, मैं लौट रहा हूं मनोज मौर्य जी, अगर हम किसानों की बात करें, आप मोटे तौर पर समझा पाएंगे, क्योंकि टिकैत साहब जो बात कह रहे थे मनोज मौर्य जी, कुछ बातें उनकी सही है कि ठीक है इसमें डिजिटल की आप तरफ किसानों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत खास अगर आप इसे अभी देखें, अब धीरे धीरे इसकी पूरी डिटेल में जाएंगे कि क्या कुछ है। हालांकि सरकार कह रही है 20-22 लाख करोड़ के आसपास हम निवेश कर रहे हैं किसानों के लिए, लेकिन किसानों के लिए और क्या कुछ नजर आता है आपको इसमें? देखिए, जो टिकैत साहब कह रहे थे उसमें उनकी बात कोई बहुत गलत नहीं है। किसानों के पक्ष में जो बातें कह रहे थे, देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए छोटे मझोले किसानों को, वो नहीं मिल पा रही, और उसके लिए जब तक विशेष प्रावधान नहीं किया जाएगा और उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया जाएगा, तब तक किसान सदैव पीड़ित रहेगा। उदाहरण के तौर पर जो किसानों के लिए जैसे केसीसी की व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त जो हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार्टअप की बात करें या एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड फंड की बात जो आज बजट में जो प्रावधान किया गया है, मैं कह रहा हूं इसी के माध्यम से अगर किसानों को थोड़ा सा और क्या कहते हैं इसको एक्सेलरेट किया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी को और मूलभूत आवश्यकताएं अगर उसके माध्यम से दी जा सकती हैं, अगर वो दी जाएंगी तो निश्चित तौर से हमारे किसान भाइयों का फायदा होगा। जैसे कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो उत्तर प्रदेश में है हमारे यहां, वो बहतू जानवर और नीलगाय की समस्या। बिल्कुल, हमारा किसान सबसे पहले वो बेचारा गेहूं की बुवाई करे, उसके बीज की व्यवस्था करे, फाउंडेशन बीज महंगा मिलता है, उस पर कोई विशेष प्रोविजन नहीं है छूट का। उसके बाद उसको खाद की व्यवस्था करनी है, उसको अपनी पेस्टिसाइड की व्यवस्था करनी है,